नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वोट क्रांति। आज बात हम बिहार की कर रहे हैं। तस्वीरों से आपको अंदाजा लग गया होगा। जी हां, बिहार में बुधवार को महागठबंधन ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बंद बुलाया। इस दौरान 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गईं, 12 नेशनल हाईवे जाम कर दिए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विरोध में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे। यहां विरोध रैली में शामिल हुए। उनके साथ तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी शामिल थे। इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य एक गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करने चुनाव आयोग के दफ्तर के लिए निकले। पुलिस ने सभी नेताओं को सचिवालय थाने के पास बैरिकेडिंग कर रोक दिया। उन्हें यहां से आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई। यहां से कार्यकर्ता को संबोधित करने के बाद सभी नेता लौट आए। बिहार की जो जमीन है, वहां की जो धरती है, पाटलिपुत्र की धरती बहुत सारे जो क्रांतियां हैं उसकी गवाह रही है। लेकिन बिहार में अब एक नई क्रांति देखने को मिल रही है जिसे वोट क्रांति का नाम दे रहे हैं हम। लेकिन समझिए कि 8 करोड़ वोटर्स बिहार में हैं। वेरिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ने आदेश दे दिए हैं। विपक्ष का आरोप है करीब 3 करोड़ वोटर्स हैं जो अब वोटर लिस्ट से हट जाएंगे, यानी दलित, पिछड़ा, मुस्लिम और SC ST OB जो वोट है वो अब वोटर लिस्ट से चला जाएगा। और यही सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए, RJD के लिए, विपक्षी गठबंधन के लिए। और इसीलिए आज बिहार में इतने बड़े पैमाने पर बंद बुलाया गया। इससे पहले कि हम डिबेट की शुरुआत करें, जरा प्रतिक्रियाएं आई हैं बिहार से, बहुत दिलचस्प है, वो सुनिए। यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। भाजपा की, यूपी की ये जो भर्ती आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। बिहार तो बंद ही रहा बहुत साल तक। वो जो 15 साल जंगल राज था उसमें तो बिहार बंद था। अब बिहार खुला हुआ है, बिहार तरक्की के रास्ते पर है। बिहार में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है और इनके पास बिहार सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, केंद्र सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि बिहार में इतना काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बिहार में कानून का राज है। तो इनको ये लगता है कि क्या मुद्दा बनाया जाए, तो इलेक्शन कमीशन को मुद्दा बनाकर आज वहां बिहार बंद का इन्होंने ऐलान कर दिया। बिहार तैयार है और लोकतंत्र में अगर तंत्र से केंद्र की सरकार और बिहार सरकार चाहती है सत्ता में आना, तो जनता नहीं आने देगी। और माननीय राहुल गांधी जी, यह बिहार है, यहाँ सब्जी बेचने वाला भी पे फोन का इस्तेमाल करता है। यहाँ 94% जीविका की दीदियां बैंक का इस ट्रांजैक्शन करती है। इसलिए बिहार ऐसे मामले में सक्षम है। हम मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं, घर घर जाकर साइकिल से बता रहे हैं और आप बंद का आयोजन कर रहे हैं। अभी देखते चलिए ना, बिहार तो चुनाव आयोग को नाटक करते हैं, उसको जीने देंगे? चुनाव आयोग को वो पूरे जिंदगी तबाह कर दिया है, पूरे देश के गरीबों का जिंदगी तबाह कर दिया है। उसको कब याद आया कि देश में नागरिकता जन्म लेने वाला नागरिक नहीं है? हम जन्म लेंगे, नागरिक नहीं है। अब हमको बताइए, हमको आप तबाह करिएगा? अभी चलिए ना, अभी सैलाब दिखाते हैं। सड़कों पे उतरे हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, इसीलिए सड़क पे उतरना जरूरी है। अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार में, हाहाकार मचा हुआ है। मैं एग्जेजरेट 1 पैसा नहीं कर रहा हूं, अतिरेक में कोई बात नहीं कह रहा हूं। हर अखबार फील्ड स्टोरी कर रहा है। उस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष राहुल जी, हमारे नेता बिहार विधानसभा में विरोधी दल के तेजस्वी जी और तमाम अलग अलग पार्टियों के लोग बस एक मंशा से कि कोई व्यक्ति किसी संस्था में अगर बैठा हुआ है तो वो संस्था से बड़ा नहीं है। संस्थाएं निरंतरता में चलती हैं, संवाद से चलती हैं। ये नहीं कि किसी के इशारे, किसी के इरादे पर आप बिना सुने निर्णय लेना शुरू करें और जो आपकी आलोचना करे
उनके लिए आप गलत टिप्पणियां करें, तो ये उचित। तो विरोध की फहरिस्त में ये तमाम नेता थे जिनके बयान आपने सुने। कन्हैया कुमार कहते हैं कि सड़कें सूनी होती तो संसद आवारा हो जाती है। अब जरा इनसे पूछिए कि ये किसने लिख के दिया, किस किताब में लिखा है, किस राइटर ने लिख के दिया। हालांकि इनकी अपनी भाषा, अपनी शैली हो सकती है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, स्वागत कीजिए भूपेंद्र यादव का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। भूपेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। शाहान परवेज मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के। शाहान साहब बहुत बहुत स्वागत है। अनिल शर्मा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है। सरिता सिंह कुछ वक्त में हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहला सवाल मैं भूपेंद्र यादव से पूछूंगा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी, विपक्ष सड़कों पर उतर आया है, आरोप बहुत गंभीर हैं। 3 करोड़ वोटर्स वोटर लिस्ट से हट जाएंगे, 8 करोड़ वोटर्स को कैसे उनको नियमित किया जाएगा, 1 महीने के अंदर वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है, चुनाव से ठीक पहले ये करने की मंशा क्या थी, बाढ़ और बारिश से बिहार अभी त्रस्त है, ऐसे में बीएलओज घर घर दरवाजे दरवाजे कैसे पहुंचेंगे। आरोप ये है कि दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोटों को काटने के लिए केंद्र सरकार ने ये साजिश बिहार के वोटर्स के खिलाफ रची। आपकी प्रतिक्रिया? ऐसा है भाई साहब, मैं बता दूं कि ना तो भारत की सरकार इस तरह की जो है ना कोई आदेश जारी किया है कि लोगों का वोट कट जाए या क्या करना है या नहीं करना है। ये तो हमारे देश के जो है चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं, ऑटोनोमस बॉडी उनको कहा जाता है। ऑटोनोमस बॉडी अपना स्वयं निर्णय ले रहे हैं कि बिहार में जो है ना किस तरह से जो है डबल वोटर है और 18 साल के ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनको जोड़ना है, जो मृत हो गए उनको वोटर लिस्ट से हटाना है। ये तो पुनरीक्षण कर रहे हैं मेरे भाई साहब। अभी लोग आलोचना कर रहे हैं आदरणीय माननीय चुनाव आयोग को। तो चुनाव आयोग को जो है संविधान ने ये पावर दिया कि भाई आप इस तरह का पुनरीक्षण करा सकते हैं। कांग्रेस के रीजन में भी जो है 2003 में हुई थी मेरे भाई। तो कांग्रेस के रीजन में 30 दिन के अंदर में लोग जो है ना वेरिफिकेशन कर चुके थे जी। और ये लोग उस टाइमिंग को बता रहे हैं कि 1 महीना का टाइम बहुत छोटा टाइम है। चलिए मैं मानता हूँ छोटा टाइम है, लेकिन आपको 1 महीना का जो टाइम दिया गया है कि आप अपनी जो है छूटा हुए हैं तो ठीक है, उसको आप प्रूव करिए, उसमें आपका जुड़ जाएगा। और रही बात बिहार की जनता, गरीब गुरबा और पिछड़े का वोट काटने का, तो ये लोग शिगुफा छोड़े हुए हैं रे भाई। बिहार में विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है मेरे भाई साहब। मैं आपको बता दूं, ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं। बिहार अच्छी तरह से जो है ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो है देख रेख में, और बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी और आदरणीय नित्यानंद राय जी के देख रेख में ये पूरे बिहार तेजी से। अब इन लोगों को लग रहा है कि अरे भाई हमको 65 साल से कांग्रेस को बाहर किया देश की जनता ने जी, और राजद के जो है ना 25-30 सालों से उनको भी बाहर करके रखे हुए हैं। तो ये लोग बौखलाए हुए हैं मेरे भाई। ये आज जो पटना के धरती पर ये जो ये लोग पूरे बिहार में उत्पात मचाए हैं, आप सुने होंगे जहां तहां जो है ना कितने गरीब दुकानदारों को शीशा तोड़ दिया ये लोग, कितने टेम्पू चालक गरीब को ये लोग शीशा तोड़ दिया। ये लोग दुकान में भी लूटपाट किया है, एक आया है न्यूज। तो ये लोग जो है ना उत्पाती पार्टी है रे भाई। बिहार में लोग जनता को न्याय दिलाने के फिराक में नहीं है। ये लोग जो है ना सोच रहे हैं कि कैसे बिहार की भोली भाली जनता को फंसाओ रे भाई, इसी तरह उसको लूटो। और इसी के आड़ में लोग इंडी गठबंधन के लोग, खास करके हमारे आदरणीय राजद के लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी, इन्होंने इतना आय से अधिक प्रॉपर्टी कमाया बिहार के रिसोर्स को लूट करके कि ये जो है ना बाप बाप किए हुए। ठीक है भूपेंद्र यादव, मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, बड़ा वक्त है, 1 घंटे की डिबेट है भूपेंद्र यादव, मैं आ रहा हूं, बहुत वक्त है, थोड़ा बचा के रखिए, आगे भी तो बोलने के लिए होगा। मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। अनिल शर्मा,
मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र में भी वोटों की चोरी सरकार ने की, बिहार में भी वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है संज्ञान में, फिर सड़कों पर इस तरह से उतरकर बिहार के लोगों को परेशान करना, रेलवे ट्रैक पर खड़े हो जाना, सड़कें जाम कर देना, मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, आगजनी करना, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सभी के संज्ञान में है, तो हिंसक तरीके से या पूरा टर्बुलेंस क्रिएट कर क्या होगा? क्या वोटर्स मान जाएगा? क्या बीजेपी मान जाएगी ये करने से? जी अमित जी, अनिल जी, देखिए बिहार के अंदर जी, जितना प्रोटेस्ट हुआ आपको याद होगा, शायद मालूम हो, कर्मचारियों का एक प्रदर्शन अलग हो रहा प्रोटेस्ट जी, लेकिन कांग्रेस और जेडीयू को बदनाम करने के लिए, आरजेडी को बदनाम करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। रही बात महाराष्ट्र में जो आरोप लगाया वो गलत नहीं लगाया। महाराष्ट्र के अगर मामले की अगर जांच होगी तो निश्चित समझ लीजिए वहां दोषी निकलेंगे जी। इलेक्शन कमीशन के पास जब नेता प्रतिपक्ष गए तो उनका जवाब किस प्रकार का था, जिस पर खुली टिप्पणी की उन्होंने, राहुल जी ने स्पष्ट कह दिया जी कि ये सरकार में आप जो मनमानी कर रहे हैं, आप सीट पर बैठकर निष्पक्ष कार्रवाई करिए, लेकिन आप इस तरह से सोचो तो सरकार तो बदलेंगे। और ये तो नहीं कि हमेशा आपसे कानून से बचते रहेंगे। कानून जिस दिन कानून अपने तरीके से काम करेंगे आप बच नहीं पाएंगे जी। बिहार के अंदर रही बात आगजनी और प्रोटेस्ट के दौरान, ये जो भी जब प्रदर्शन होते हैं तो उसमें कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जो दंडी टाइप के होते हैं जी, और वो उस पार्टी के नहीं होते जिसका प्रोटेस्ट हो रहा होता। अन्य पार्टी जो उसको बदनाम करने के लिए साजिश रचती है, वो साजिश उन लोगों को बीच में भेजती है और उदम करवा देती है। रही बात वोटर लिस्ट की, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण के मामले की बात अगर है जी, ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जी। बीएलओ अपॉइंट होंगे, बीएलओ अपॉइंट होने के बाद पॉइंट बाय पॉइंट अपने पोलिंग स्टेशनों पर बैठेंगे, उसके बाद उनका भ्रमण होगा, एक एक दरवाजे जाकर 1 महीने की कार्रवाई में यह संभव नहीं है जी। एक पोलिंग स्टेशन पर जो बीएलओ बैठेगा और उस बीएलओ के पास कम से कम 2000 वोटर होते हैं और 2000 वोटरों के एक एक घर जाकर पुनरीक्षण करना, और वो भी सीमित समय होता है उनके पास, जिसमें बहुत सा समय ये होता है उन्हें जिन लोगों को ड्यूटी पर लगाया जाता है वो अपना स्कूल की ड्यूटी भी करते हैं और बीएलओ का भी काम करते हैं जी। अन्य विभाग के लोग लगाए जाते हैं वो अपने विभागों में भी ड्यूटी करते हैं और बीएलओ का भी काम नहीं अनिल जी, सवाल मेरा था कि रोड पे इस प्रदर्शन से क्या बीजेपी नेता परेशान हुए, क्या इलेक्शन कमीशन परेशान हुआ? परेशान कौन हुआ? बिहार की जनता, जो आपके वोटर्स हैं, जिनके बूते आप सरकार बनाने जाएंगे, जिनके बूते आप पूरी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं और एक नई पार्टी, एक नया मुख्यमंत्री देने की कोशिश में सभी पार्टियां कर रही हैं। परेशान तो आपने बिहारियों को किया ना, बिहार की जनता को किया, दुकानदारों को किया, ट्रैफिक वालों को किया, अस्पतालों को किया, स्कूलों को किया। मैं कह रहा हूं आज जो प्रदर्शन सड़कों पे हुआ, इससे बीजेपी का क्या नुकसान किया आपने? इलेक्शन कमीशन का क्या नुकसान कर लिया? जनता परेशान हुई ना। अनिल जी, सवाल ये था मेरा, मुझे बताइए। बीजेपी को परेशान करना है ना जनता को परेशान करना है? जनता परेशान हुई ना सामान्य तरीके से अनिल जी। प्रदर्शन हुए और प्रदर्शन हमेशा सड़कों पर होते हैं, घरों के अंदर प्रदर्शन नहीं होते। ये सभी जानते हैं प्रोटेस्ट अगर होता है तो वो सड़कों पर निकलकर संघर्ष होता है। कोई अगर अपने घरों में बैठकर या कार्यालयों में बैठकर संघर्ष कर ले, ये संभव नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी देखा है, हमने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार से अर्धनग्न होकर, आधे नंगे होकर प्रदर्शन किया करते थे और विभागीय अधिकारियों के घरों पर मेले के मटके फूटने का काम ये करते, घंटे घड़ियाल बजाने का काम करते थे। ये जनता को परेशान करने का सबसे ज्यादा ठीक है अनिल जी। शान परवेज के पास जा रहा हूं, सरिता सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, शी इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। सरिता जी, मैं आपके पास आऊंगा डिबेट के दौरान, लेकिन अभी मैं जा रहा हूं शान परवेज के पास। शान, ये जो आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव कि 3 करोड़ वोटर्स हैं जो माइनस हो जाएंगे मेन वोटर लिस्ट से, ये क्या एक सोची समझी प्लानिंग है बीजेपी की, केंद्र सरकार के इलेक्शन कमीशन की? ये आरोप आप लगाते रहे हैं। आरोप ये भी आपने लगाया कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की भाषा बोल रही है। एक एपेक्स बॉडी के खिलाफ इस तरह की भाषा, इस तरह के आरोप लगाना, और अगर 1 महीने में ये काम हो जाता है पूरा तो दिक्कत क्या है? और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम कर लेंगे। नहीं अमित जी, अभी ये बताने की जरूरत अब नहीं है कि ये काम 1 महीने के अंदर नहीं किया जा सकता।
अब इलेक्शन कमीशन स्वतः इस बात को समझदार से समझ चुका है कि इस तरह के पेपर और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी बातें वापस ले ली। अभी बीएलओ को आदेश जो है वो दे दिया गया है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उनकी प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो फिर अगर जब आप इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि अभी जब विपक्ष और माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने बिहार में पुरजोर जब आवाज उठाया तो यह स्पष्ट हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार कर लिया कि इस प्रकार की प्रक्रिया को अभी नजरअंदाज किया जाएगा और जो 11 डॉक्यूमेंट्स की मांग हो रही थी जी उस पे उन्होंने यूटर्न मारा इलेक्शन कमीशन। तो अभी ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चीजें आसान हो गई ना शान भाई, चीजें आसान हो गई ना। अगर डॉक्यूमेंट को लेकर जो नियम कायदा था उसको यूटर्न ले लिया अगर इलेक्शन कमीशन ने, तो आसान हो गया ना सब कुछ। तो मैंने यही कहा ना कि इलेक्शन कमीशन ने यूटर्न मार लिया। अब आपने पूछा कि क्या स्वतंत्र संस्थाओं पर बार बार टिप्पणी करना ये उचित है या सरकारी संस्थाएं जो है, जो स्वतंत्र सरकारी संस्थाएं हैं, वैसी संस्थाओं पर बार बार टिप्पणी करना ये निश्चित रूप से उचित नहीं है। मैं मानता हूं, इस बात को स्वीकार करता हूं जी। मगर किसी भी स्वतंत्र सरकारी संस्था की भी एक गरिमा होती है अमित जी। आपने जिस प्रकार से जो रूलिंग पार्टी का एजेंडा आपने सेट करने की कोशिश की है जी, और एक बार नहीं अनेक बार जी, अमित जी, हम लोगों को वो दृश्य नहीं भूलना चाहिए। आपने चंडीगढ़ में मेयर वोटिंग का एक वीडियो देखा है क्या जी, जिसमें ऑन कैमरा इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटिंग में छेड़छाड़ किया गया जी, सरकार कब्जा की गई जी, सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा सरकार, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार को छीन लिया गया। बाद में कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और तब इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा गया और तब इलेक्शन कमीशन ने गिल्ट फील किया और सरकार वापस की। क्या ये नहीं हुआ है? तो क्या ये वोटर्स छीनने की 200 साल तो क्या ये वोटर्स छीनने की स्ट्रैटेजी थी? 100-200 साल पहले की बात कर रहा हूं। शान भाई, क्या ये वोटर्स छीनने की कोशिश थी? क्या ये आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने 3 करोड़ वोटर्स माइनस करने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी प्लान की, क्योंकि जो दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोटर है, यादव वोटर है, वो उसके पास इस तरह के कागज नहीं मिलेंगे, वेरिफिकेशन मुश्किल हो जाएगा, तो क्या स्ट्रैटेजी थी कि भाई ये 40% वोट माइनस करो पहले महागठबंधन को हराना है? तो ये कहना चाह रहे हैं? अब आप बिल्कुल सही सवाल पर आ गए कि जिस प्रकार से आपका चैनल, देश का प्रत्येक प्रतिष्ठित मीडिया चैनल इस बात का जिक्र कर रहा था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है, सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में माननीय तेजस्वी यादव जी उभरते हुए सामने आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के रेस में माननीय तेजस्वी यादव जी की सानी अभी कोई भी नेता नहीं है। खास तौर से एनडीए के पास चेहरा नहीं है। अरे क्या मतलब, अब आप ये कहेंगे कि चलिए मैं इस सवाल का जवाब भूपेंद्र यादव से लूंगा कि एनडीए के पास चेहरा, एनडीए के पास तो बहुत बड़े बड़े चेहरे बिहार में, मुश्किल ये कि किस चेहरे को एडजस्ट किया जाए। मैं सरिता के पास जा रहा हूं। शान अभी आता हूं, बहुत वक्त डिबेट में। सरिता सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया बीजेपी का डर था इसलिए शुरू हुई, या आरजेडी का डर है कि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है तो कहीं चुनाव में बेड़ा गर्क ना हो जाए? क्योंकि 40% वोटर्स हैं जो SC, SC, OBC और मुस्लिम और यादव वोटर्स हैं, इनको मिला के करीब 40% वोट बैंक है बिहार में, और उनमें से करीब 22-24% आरजेडी को वोट करता रहा है हमेशा। सरिता सिंह जी, मैं बोलना चाहती हूँ कि अजीब बात है कि आज इलेक्शन कमीशन जो है अलग अलग रूल्स लेके आ रही है। जहाँ इलेक्शन कमीशन जो थी वो वोटर समेटने का, पास लाने का काम करती थी, वही आज कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये वोटर कम करने का भी काम कर रही है। जहाँ पे आप देखेंगे कि आधार कार्ड हर जगह चलता था, यहाँ तक एयरपोर्ट से लेके बैंक से लेके हर जगह हमारा जो है आधार कार्ड हमारी पहचान बन गई थी और हम आधार कार्ड चलाते थे। तो आज ये भी है कि आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा और आपको अपने माता पिता का प्रमाण पत्र लाया जाएगा, जहाँ पे 1987 से लेके 2004 तक के जितने भी लोग हैं उनको माता पिता का प्रमाण देना पड़ेगा। तो आप बताइए कि पहले के जमाने में तो लोगों को, ज्यादातर लोगों का जन्म हो जाता था, घर में हो जाता था, उनका बर्थ डेट नहीं होता था, बहुत लोगों को तो याद भी नहीं रहता था कि उनका जन्म कब हुआ। तो ऐसे लोग जो है अपने माता पिता का बर्थ डेट या प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? ठीक है, अभी कुछ लोग जमा कर लेंगे, लेकिन अगर पिछला देखेंगे आप तो कहाँ से लाएंगे?
सो इस पे भी सोचने की बात है। तो ये जो नया कानून है, कहीं ना कहीं इसमें जो है वोटर कम हो जाएंगे। पहले जो था वोटर आईडी कार्ड से हम लोग वोट देने जाते थे, लेकिन अभी जितना झमेला हो जाएगा कि महीने भर का भी अगर आप टाइम देते हैं तो कहाँ से, जो गरीब इंसान है जो 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से कमाता है, तो वो 2 वक्त की रोटी कमाएगा, अपने बच्चों का पेट भरेगा, या फिर वो अपना प्रमाण पत्र बनाते बैठेगा, या फिर इलेक्शन कमीशन का जो मांग है वो पूरा करने। लेकिन सरिता सिंह जी, बाकी राज्यों में इलेक्शन कमीशन की प्रक्रियाएं बिल्कुल सक्सेसफुली हुई हैं और चुनाव आयोग ने बहुत सारे राज्यों में एक महीने 2 महीने के अंदर पूरे वोटर लिस्ट को सही भी किया है और लाखों वोटर फर्जी और नकली निकले। फॉर एग्जांपल, मैं आपके पास से अभी भूपेंद्र यादव के पास जा रहा हूँ। एक बात मुझे कहनी थी आपसे कि बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, वोटर लिस्ट में वो भी हैं। बहुत सारे बच्चे जो 18 साल के इस साल हो रहे हैं, जो इस साल वोट कर सकते हैं, वो नहीं है। उनके बारे में भी तो सोचने वाला एक पहलू है कि जो नए वोटर्स हैं वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, पुराने वोटर्स जो मर चुके हैं, जिनका देहांत हो गया है, वो भी अभी लिस्ट में है। बहुत सारे घुसपैठिए बॉर्डर से जो बिहार के अंदर घुस गए हैं, नकली आधार बनाकर, नकली मनरेगा कार्ड बनाकर वो सरकारी पैसे को ले रहे हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स पर कार्रवाई हुई है, लोग पकड़े भी गए। मैं आ रहा हूँ, शान आपके पास आऊँगा। भूपेंद्र यादव, मुझे एक बात समझाइए कि जिस तरह के आरोप शाहन परवेज लगा रहे हैं, सरिता सिंह जी कह रही हैं, या कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि भाई आपने महाराष्ट्र में भी वोट चुराए थे, अब बिहार में भी वोट चुरा रहे हैं, ये डर था क्या कि कहीं महागठबंधन 20 न पड़ जाए चुनाव में, इसलिए प्रक्रिया शुरू हुई? ये मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष का आरोप है। दूसरी बड़ी बात, शाहन परवेज ने कहा कि बिहार में आपके पास कोई चेहरा नहीं। मुझे तो लगता है आपके पास चेहरों की कमी ही नहीं बिहार में। भूपेंद्र भाई, ऐसा है अमित जी कि हमारे परवेज भाई जो भी बोले, विपक्षी के पास कोई मुद्दा उद्दा है नहीं। ये लोग लाजायक बिलैया खम्मा नोचे जी। इन लोगों को जनता जो है ना जी, कांग्रेस को बिहार के अंदर में जो है ना 65 साल से टेट के बाहर कर दिया है जी। और हमारे आदरणीय तेजस्वी जी को पूरे लाख परिवार अनिल शर्मा जी, आ रहा हूं, इनको भी 30 साल से जो है ना बाहर किए हुए हैं। अब इतने सौभाग्यशाली थे कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी एक बार जो है ना हम लोग से अलग हो करके आदरणीय तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री बनने का सपना प्राप्त हुआ, और नहीं तो शायद इनकी हार में हड़ती नहीं लगती, ये कभी जीवन में नहीं बनते उप मुख्यमंत्री। इनका पिताजी इतने बड़े डायनेमिक पर्सनालिटी जरूर है, लेकिन बिहार में इनकी हैसियत अब नहीं रही कि ये उप मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं या एक मिनिस्टर बना सकते हैं। अब रही बात वोटर का, तो चुनाव आयोग माननीय जो है उनका संविधान जो है ना ताकत देती है कि आप पुनरीक्षण कर सकते हैं जी। जिसमें उनकी गलती क्या है, कोई टाइमिंग का इनका एक पकड़ है। अब बताइए भाई साहब कि 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं माननीय चुनाव आयोग द्वारा जी, जिसमें एक डॉक्यूमेंट है आवासीय प्रमाण पत्र जी। मैं आपको बता दूं कि मैं एक गांव से आता हूं, मेरे गांव में एक जो है ना कुछ मतलब कम दिमाग का, मंद बुद्धि का एक व्यक्ति था। उनकी राशन कार्ड कट गई थी राशन से, तो वो आवासीय प्रमाण पत्र बना करके राशन कार्ड में उनकी जुड़ गई। तो मैं आज बता दूं कि जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हो या भारत सरकार की या बिहार सरकार की योजनाएं हैं, तो भाई अमित जी, ये बिहार की सारी जनता, हमारी जो पढ़ी लिखी है वो भी, नहीं पढ़ी लिखी है वो भी, ये सारे के जनता के पास में जो है ना आवासीय प्रमाण पत्र है। इससे वोटर लिस्ट में जुड़ने का एक बहुत बड़ा जो है ना ये हथियार है। हमारे माननीय चुनाव आयोग ने उसका भी प्रोविजन किया है। तो ये लोग क्या शो करना चाहते हैं? ये लोग को डर यही है कि जो हम रोहिंग्या मुसलमान जो 65 सालों से बसाए थे आजादी के बाद से, जो कांग्रेस की शासन थी, और बिहार का जो है बॉर्डर इलाका पूर्णिया से लेकर किशनगंज तक आपको मालूम होना चाहिए जी, वहां से लगता है कि भारी मात्रा में जो है ना रोहिंग्या मुसलमान आकर के, बांग्लादेशी आकर बस गए हैं। ये लोग जो है ना उनको छिपा करके, भूपेंद्र यादव सिर्फ बिहार नहीं, दिल्ली नोएडा और गाजियाबाद तक, ठीक है। अनिल शर्मा के पास जा रहा हूं। अनिल जी ठीक है भूपेंद्र यादव जस्ट होल्ड ऑन। अनिल जी के पास जा रहा हूं। अनिल जी, ये बहुत बड़ा कंसर्न तो है कि जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं बिहार में रह रहे हैं, इसके अलावा जनता कोई शिकायत नहीं कर रही है। क्या सिर्फ जानबूझकर इस पूरे मामले को पॉलिटिकल बनाया जा रहा है? अनिल शर्मा जी देखिए, मैं सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता महोदय की बात का जवाब दे देता हूं। जी।
इनका कहना है कि 65 साल से कांग्रेस बिहार के अंदर नहीं, तेजस्वी यादव की औकात नहीं है। सबसे पहले तो अपने शब्दों को ये वापस लें। जी, भारत की जनता ने इनको किस प्रकार से नकारा था आजादी से लेके अब तक, इससे प्रमाणित होता है इनकी खुद की हैसियत क्या थी। रही बात तेजस्वी यादव जी की, तो तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार का बड़ा चेहरा है और तेजस्वी यादव आम जनता की जान है। जी, 7 करोड़ 89 लाख लोगों से अधिक मतदाता जो 243 सीटों पर चुनाव जी अनिल जी में अपना निर्णायक फैसला लेंगे, उन पर जो मतदाता सर्वाधिक तौर पर है, भारतीय जनता पार्टी बार बार जी कहती है कि इनका कोई दखल नहीं है, खत्म हो चुके। इनके पास सही मायने में नीतीश कुमार जी के नाम पर ये वोट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सही मायने में तो ये है सत्यता कड़वा, सच कहना कड़वा होता है कि नीतीश कुमार जी को जब किनारे लगाने पर तुले हुए, और बिहार की जनता इस बात को बखूबी जान चुकी है। ये तो दिख भी रहा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है। ये दिख रहा है अनिल जी, ये तो दिख रहा है कि नीतीश जी को साइडलाइन किया जा रहा है। मैं शान परवेज के पास, शान, तेजस्वी यादव इतने, मेरी बात पूरी हो जाने अच्छा ठीक है अनिल जी, पूरी कर लीजिए। ठीक है। हाँ। दूसरी बात, अभी अनुच्छेद 326 के तहत चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी ने जो हवाला दिया है जी कि उस समय 2003 के मतदाता सूची को वेबसाइट पर अपलोड करेगी, जिस समय 4 करोड़ 96 लाख वोटर करीब मतदाता हैं, वो सूची पर है उस वक्त की जी। और उनके हिसाब से जो नया मतदाता है उसको तमाम प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। अभी हमारे विश्लेषक महोदया सरदार सिंह जी ने जो कही कि पहले जो जन्म होते थे तब बहुत सारे प्रमाण पत्र नहीं होते थे। अगर हम कहें ये देहात की अगर बात बताते हैं बीजेपी प्रवक्ता, एक व्यक्ति का हवाला दे दिया, लेकिन जनता के बीच में निकल कर देखिए किस प्रकार का हवाला है। जनता त्राही त्राही कर रही है। विकास की ये बात करते हैं, बिहार का विकास में जब तक तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तब तक रोजगार सृजन हुए, लेकिन जब से उनकी सरकार से हटे हैं कितने रोजगारों का सृजन इनकी सरकार ने किया है। ये विकास की बात करते, विकास का पहिया जाम कर दिया है। और यही बौखलाहट इनको खाई जा रही है कि जब देख लीजिए 2 प्रोटेस्ट हुए, एक वक्फ बोर्ड को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग उस सभा में मौजूद थे, और आज जो प्रोटेस्ट हुआ है लाखों की तादाद में लोग घरों से निकलकर बाहर आए। जनता को परेशानी नहीं, जनता खुद उस समर्थन में निकलकर सामने आई है। और जब जनता समर्थन में किसी के निकल के आती है तो तूफान उठता है, और वो तूफान सरकार बदलने के लिए काफी होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, समझ में भी आ रहा है अनिल जी, वोट क्रांति हो रही है बिहार की जमीन से। बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, इस बार वोट क्रांति होने जा रही है 2025। शान परवेज के पास जा रहा हूं। शान भाई, तेजस्वी यादव का जो तेज इतना अप्रतिम हो गया, इतना तेजवान हो गए हैं कि नीतीश कुमार की चमक हल्की फीकी लगने लगी, तो बीजेपी ने चिराग पासवान को भी मैदान में उतार दिया। अब चिराग पासवान कहीं ना कहीं नीतीश जी को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि युवा चेहरा कोई बिहार में है नहीं। तो अब चिराग पासवान को सामने कर बीजेपी क्या तेजस्वी यादव को मात देने की कोशिश कर रही है? शाहन परवेज, देखिए, आपके बात का जवाब तो मैं दे देता हूं। हाँ। उससे पहले मैं भूपेंद्र भाई से जो उन्होंने वक्तव्य कहा उसमें कुछ बातें थी जो स्पष्ट नहीं हो पा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को वो स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उन्होंने एक शब्द कहा, एक वाक्य उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और आरजेडी की क्या हैसियत है मंत्री बनाने की। अरे मंत्री बनाने की हैसियत राष्ट्रीय जनता दल की क्या है, इससे बेहतर सम्राट चौधरी जी से बेहतर कौन जानता हो। सम्राट। और आज जो आप सबसे बड़ा नेता अपने भारतीय जनता पार्टी की बता रहे हैं, जी जी जी, वो भी हमारा ही नेता है और हमारे यहां से गया है। और उनका बैकग्राउंड है कि कभी उनके परिवार के लोग कांग्रेस में रहे, फिर आरजेडी में आए, कुछ लोग उनके जेडीयू में रहे और भारतीय जनता पार्टी में गए। तो बिन पेंदी के लोटा है ये लोग। और माननीय लालू यादव जी से एक गलती हुई जो जीवन में उनको अभी भी एहसास है कि मेरे जीवन में सबसे बड़ी गलती हुई कि सम्राट चौधरी जी को बिना उम्र के मुख्यमंत्री का शपथ दिला दी, सॉरी मंत्रिमंडल का शपथ दिलाया। तो सम्राट चौधरी जी जब पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो वो आरजेडी का कैबिनेट था। वो आज जो भाषण देना सीखे हैं, वो जो उनकी जो शैली है, भाषा है, जी जी, वो सब आरजेडी का ही देन है। अब दूसरी बातों पर आते हैं। जी, भूपेंद्र जी ने कहा आवासीय प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। भाई क्यों नहीं आवासीय प्रमाण पत्र दे रहे हैं?
भाई बहुत सही बात है, आवासीय प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र सबके पास होना चाहिए। भूपेंद्र जी सरकार के आदमी हैं, भूपेंद्र जी ये भी बता दें कि आवासीय प्रमाण पत्र बनता कैसे है। आपने कभी आवासीय प्रमाण पत्र अगर बनाया होगा भूपेंद्र जी, तो आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए चलिए शहनवाज उनके पास दोबारा जाएंगे। भूपेंद्र यादव जवाब दीजिए, भूपेंद्र यादव जवाब दीजिए। पहले तो मैं बता दूं अमित जी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे परवेज भाई जी ने बोला कि अमित जी, सम्राट चौधरी जी के नेता इन्होंने ही बनाया। अमित जी सुन लीजिए, भूपेंद्र जी सुन लीजिए, कम उम्र में इसलिए मंत्री बनाए थे। भूपेंद्र जी सुन लीजिए कि राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनना था बिहार मेरे भाई। अरे भूपेंद्र जी पत्नी को आरक्षण के तहत जो है मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, इनके पास बहुमत नहीं था। ये कोई सुनिए ना भूपेंद्र जी, सम्राट चौधरी जी को। ठीक है भूपेंद्र यादव सुन लेते हैं शाहन की बात पूरी हो जाए। भूपेंद्र यादव शाहन की आवाज, शाहन की बात पूरी हो जाए, ठीक है। परवेज भाई आपको अरे इधर उधर की बात नहीं कीजिए, आप आपको बता रहे थे कि आवासीय कैसे बनता है। हमारे सम्राट चौधरी जी यदि नहीं वोट किए होते। भूपेंद्र यादव थोड़ा सुन लीजिए, आवास प्रमाण पत्र कैसे बनता है सुन लीजिए, शाहन परवेज बता रहे हैं। भूपेंद्र यादव मैं आ रहा हूं, तो शायद पता होगा आपको, आवास प्रमाण पत्र बनाने का जो प्रथम क्राइटेरिया है अमित जी, वही आधार कार्ड है। अब बताइए कि आधार कार्ड से बना हुआ प्रमाण वैलिड है, जिसका रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड है और आधार कार्ड के रेफरेंस पे बना हुआ डॉक्यूमेंट वैलिड है, मगर आधार कार्ड वैलिड नहीं है जी। और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट खोलिए, फॉर्म 6 डाउनलोड कीजिए और आपकी आइडेंटिटी के लिए, वोटर आईडी कार्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए आज भी वहां पे आधार कार्ड मेंशन है जी। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलग है और इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार अलग है? ये दोनों अलग अलग क्राइटेरिया पे काम कर रही है। तो ऐसी मंशा, ओवरऑल ऐसी मंशा है जिसकी वजह से सवाल खड़ा हुआ। भूपेंद्र तो जवाब दीजिए मुझे सर। ठीक है शान भाई, शान भाई पॉइंट अमित जी मुद्दे पर आ गया। अब भाई बात कर लेते हैं। आप लोगों ने बात की इन्फिल्ट्रेशन की, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की। मैं भारतीय जनता पार्टी के कई एक प्रवक्ताओं से ये पूछ चुका हूं कि भाई आपके पास जो बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का डेटा है, जो गृह मंत्रालय के पास जो डेटा है, वो ये स्पष्ट करें आज कि 2014 के पहले का कितना है और 2014 के बाद का कितना है। और अगर इन्फिल्ट्रेशन 14 के पहले हुआ तो सरकार 14 के बाद क्या कर रही है 10 साल? ठीक है भूपेंद्र यादव फटाफट जवाब दीजिए, फिर मैं सरिता सिंह के पास जा रहा हूं। अगर 14 के बाद शान भाई जवाब लेते हैं, शान भाई जवाब ले लेते हैं। तो आपकी सरकार सो रही क्यों रही है? ठीक है बीजेपी सबसे पहले तो इनका भाई साहब का आवाज अभी क्लियर नहीं आ रहा है अमित जी। अच्छा, और इनको आवाज क्लियर करिए भाई। इनको मैं दोहरा दूं परवेज भाई को कि हमारे आदरणीय नेता सम्राट चौधरी जी इनके दुआ से नहीं बने थे। ये कहते हैं कि मेरे पिताजी भी लालू जी की कृपा से ही बने थे। ये मैं बोलिए सम्राट चौधरी जी छोड़ लीजिए, तो छोटी बात मैं कर रहा हूँ। उनके पिताजी शकुनी चौधरी जी भी लालू जी की कृपा से ही मंत्रिमंडल में थे। इनके पास में कोई डिबेट करने जो जाम किए हैं लोग पूरे पटना को, और उसमें देखे होंगे अमित जी कि राहुल गांधी जी बोले थे और हमारे आदरणीय तेजस्वी जी कि पैदल मार्च करेंगे, तो ट्रक मार्च निकाल लिए और उसमें कन्हैया को बाह पकड़ के ट्रक पर से फेंक दिया है लोग। आप देखे होंगे जी। ये इनको इतनी चलन है बिहार के प्रतिभा से जी, ये पूरे बिहार की जनता जानती है। ये अश्विनी चौबे जी से बड़े सीनियर नेता परिवार है, ब्राह्मण स्टेज पे कुर्सी नहीं थी, बिलार कभी बिलार को पैदा नहीं, एक साइड से गए दूसरे साइड से उतरना पड़ा। ये ऐसे नेता हैं कि हमारे पप्पू यादव जब खड़े थे पूर्णिया से, तो यही पप्पू यादव के लिए हेलीकॉप्टर गिरा करके आदरणीय तेजस्वी जी स्पष्ट भाषण दिए थे कि पप्पू यादव को वोट मत करना, एनडीए को वोट करना। तो ये है यादव विरोधी। ये लोग ताजिया पूजने वाले लोग। राबड़ी देवी जो है ठेला के नीचे ताजिया को बाल्टी से पानी दे रही थी, अब जदुवंश इनका टोपी पहनने नहीं जा रहा है।
इसीलिए लोग बौखलाया हुआ है जी। इन लोगों को वोट से कोई मतलब नहीं है रे भाई। अब बिहार के जदूबंद से और बिहार के मुसलमान से जी इनको सिर्फ मतलब है कि हमार संपत्ति इसके आड़ में कैसे बचे, ताकि हम विपक्ष में रहें और अपन संपत्ति बचा ले। परवेजो भाई के चिंता नहीं। ये लोग अवसरवादी लोग हैं। बिहार की जनता समझ गई है 2025 में इनको वोट के चोट दे करके देखिएगा, फिर पुनः बाहर ठीक है करेगा। सरिता सिंह जी, ठीक है। 2010 की स्थिति में ही लोग आने जा रहे हैं। पॉइंट टेकन गोविंद है। सरिता सिंह जी, एक बहुत गंभीर मसला है, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे राज्य के अन्य प्रदेश हो। ये जो घुसपैठी हैं, जो इलीगल तरीके से प्रदेशों में घुस जाते हैं, और बिहार की छोड़िए रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद में भी इलीगल तरीके से रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि बिहार से दाखिल होके रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। तो क्या ये कंसर्न नहीं है कि दूसरे देशों के नागरिक हमारे यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं? ये कंसर्न भी चुनाव आयोग का है। क्या ये बड़ा कंसर्न नहीं है क्या? इस पे सरकार को स्ट्रिक्टली ध्यान देना चाहिए कि बाहरी लोग अगर घुस रहे हैं हमारे देश में तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार कमजोर पड़ रही है। जब सरकार सत्ता में है तो उनका काम है कि हर जगह उनको ध्यान देना है। तो इसीलिए तो वेरिफिकेशन करा रहे हैं कि नकली लोग पकड़े जाएं सरिता जी। हाँ, तो नकली लोग पकड़े जाए तो उसके लिए आधार कार्ड है ना। हम इतना सारा झंझट कोई नहीं कर सकता। सरिता जी, आधार कार्ड नकली बन रहे हैं, 200 रुपए में आधार कार्ड बन रहे हैं। आपको जितने बनवाने हो बताइएगा। नोएडा एनसीआर में खुलेआम बन रहे हैं। होना है ना, वही तो मैं कह रही हूँ। वहाँ पुलिस और प्रशासन क्या कर रही है? सरकार की मजबूती, कहीं ना कहीं सरकार कमजोर पड़ रही है, तभी तो ये हो रहा है। तो इस पे तो सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं कि आप ऑडियो इतने दीजिए साल से सत्ता शान और में भूपेंद्र जी हैं। का। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप 20 साल से सत्ता में हैं, सुन लीजिए, आवासीय प्रमाण पत्र नकली नहीं बनेगा, इसकी गारंटी भाई आपका हक खा रहा है। रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी आके तो आप आवाज नहीं उठाइएगा। जब आधार कार्ड नकली है और आधार कार्ड से ही आवासीय प्रमाण पत्र बनता है, नौजवान है तो आवासीय प्रमाण पत्र नकली क्यों नहीं बनेगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? पैसा खा रहा है तो भाई टैक्स का जो भी सुख सुविधा हमारा खा रहा है, तो हमारा बिहार देश के मुसलमान ये वही प्रधानमंत्री हैं, वही सरकार है जिसने गारंटी दिया था कि 2000 के नोट नकली नहीं हो सकता। कर दीजिए। फिर उसी आदमी ने 3 साल के बाद उस 2000 के नोट को ही बंद कर दिया। जितना रोहिंग्या तो आप गारंटी कैसे दे सकते हैं कि आधार कार्ड अगर नकली किसी का बन रहा है तो आवासीय प्रमाण पत्र नकली नहीं बनेगा? तो आप लोग जो है ना, बताइए रोहिंग्या को मदद करके आप क्या लेना चाह रहे हैं? अरे रोहिंग्या को मदद आप कर रहे हैं ना। आपके लिए हमारे आदरणीय बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, कौन बुला रहा है? बड़ा जो है ना संशोधन किए वक्त बिल में कि 65% देश के बॉर्डर क्रॉस कैसे कर गए? वो वक्फ बोर्ड के पैसे से हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल खुलेगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपका जो है बच्चियों का जो है चाकरी भी आपको मदद मिलेगा। जवाब दे दीजिए। सब चीजों पर ध्यान दीजिए। आपकी सरकार में लोग बॉर्डर क्रॉस कैसे किए? बॉर्डर क्रॉस कैसे कर रहे हैं? और सब कांग्रेस के नीचे तो आपने खतरे में डाल रखा है। आपकी सरकार खुश हो रही है, उसी का हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी गारंटी दे सकते हैं कि आधार कार्ड जाली बनने के बाद आवासीय प्रमाण पत्र जाली नहीं बनेगा। इतने देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवेश कर गए हैं, तो आप क्यों सो रहे हैं? हमारे माननीय चुनाव आयोग आप डेटा क्यों नहीं देते? है ना, ये खुफिया रिपोर्ट है मेरे भाई। कहाँ पे है आपके पास डेटा है तो क्यों उसको नहीं पकड़ रहे? तो लालू जी का पार्टी तो सही डूब गया, अब क्या डुबाइएगा? अरे भाई कोई बात करते हैं, हसुआ के बिना में खुफी का गीत मत गाइए। आप सब समझ गए हैं। और आप क्यों इतनी चिंता हो रही है? तो आप बताइए ना। देश की अस्मिता, अखंडता और सुरक्षा का सवाल है। खाता ना वही जो लालू यादव कहे सही नहीं, जो मोदी कहे वही सही। बिहार का जदुबंस पढ़ लिया है, नोट नहीं जाली होगा, बिहार के नोट बंद कर दिया। लोग आशा छोड़िए, आपने कहा टेररिज्म का कमर टूट जाएगा, आतंकवादी हमला हो रहा है। ताजिया जदुबंस ताजिया पूजेगा नहीं। रोहिंग्या मुसलमान बिहार का जदुबंस जो है मार्शल कम्युनिटी का है, और यह मार्शल कम्युनिटी जो है लालू जी 15 सालों में मार्शल देश का घोड़ा बढ़ा दिए थे। अब हम लोग जदुवंश एकदम टाइट है, और हम लोग चूंकि हिंदू हैं और सनातनी हैं, तो हम लोग अब सनातनी को ही आपसे नहीं होगा।
पूरे देश के अंदर ठीक है, अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, ठीक है, भूपेंद्र यादव, ठीक है, शान परवेज भी, आप भी जो कह रहे हैं वो पॉइंट वैलिड है, लेकिन अनिल शर्मा जी बहुत गंभीर विषय है। देखिए, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई, अब बिहार में वही पैटर्न केंद्र सरकार करने जा रही है। बहुत गंभीर मसला है। बात ये 3 करोड़ वोटर्स का नहीं है, उनके संवैधानिक अधिकारों का भी है। तो ये कैसे इंश्योर होगा कि जो सरकार कर रही है वो सही है या गलत, विपक्ष जो मांग कर रहा है वो सही है या गलत, ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कि जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कि हमारे नेता मिलने गए, उन्होंने मुलाकात नहीं की, बाहर बिठा कर रखा, कहा कि हर पार्टी से केवल 2 प्रतिनिधि मिल सकते हैं, इस तरह की तमाम बातें पब्लिक डोमेन में भी है और खबरों में भी है। लेकिन ये बहुत गंभीर आरोप है इलेक्शन कमीशन पर कि महाराष्ट्र में भी चोरी हुई, अब बिहार में वही पैटर्न आप मार रहे हैं। ये क्या प्रूफ क्या है, सबूत क्या है? अगर कोई पूछे कांग्रेस पार्टी से तो कैसे इसको साबित करेंगे अनिल जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक बहुत अभी के रोहिंग्या मुसलमानों पर बहुत बड़ी बात कर रहे थे, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं आपको। जी बताएं। आगरा नगरी में बीजेपी के नेताओं के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों को हवन यज्ञ करके घर वापसी कराई और कहा गया कि इनकी घर वापसी हो रही है, ये पहले भटक गए थे, फिर अपने घर वापस आए, हिंदू बनाए। और कुछ समय बाद ही उन्हीं के खिलाफ आगरा एसएसपी, जब आगरा कमिश्नरेट नहीं था तो वहां के एक विधायक जो इस समय सरकार में मंत्री हैं, एसएसपी के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, इनको अरेस्ट कीजिए। तो बड़ा प्रश्न खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, अगर वो रोहिंग्या मुसलमान थे तो उनको गृह प्रवेश कराने वाला, घर वापसी कराने वाला व्यक्ति आज राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए हुए उत्तर प्रदेश सरकार में, और वो जो व्यक्ति उनको बांग्लादेशी घुसपैठिए कहकर बंद कराने की एसएसपी से गुहार लगा रहे थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश सरकार में। तो पहले तो ये तय कर ले कि बांग्लादेशी घुसपैठिए थे तो अरेस्ट किसको करा रहे थे, और अरेस्ट अगर उन्हें बांग्लादेश घर वापसी फिर किसकी करा रहे थे। समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी डबल गेम क्यों खेलना चाहती है। जी ठीक है, रही बात वोटरों की, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं, आंखों देख के हाथ। जी अनिल जी, तत्कालीन समय पर एक समय आप वोटर लिस्ट में किससे पहचान करेंगे? फोटो से, आइडेंटिटी कार्ड से। वहां बैठे हुए जो कर्मचारी हैं, आप छोटा सा एग्जाम्पल और बता दूं कि तमाम सरकारी महकमों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कर्मचारी जो कार्यकर्ता हैं वो कर्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। चूंकि वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, भाजपा का मदद संगठन होने की वजह से उनके जो कर्मचारी है वो कर्मचारी उन विभागों में बैठे हुए हैं और तमाम आरएसएस के पदों पर के पदाधिकारी, वो एक ऐसा सेटअप बनाए हुए हैं कि वो जी उस व्यवस्था को गड़बड़ करने में पूरी भूमिका निभाते हैं। वोटर लिस्ट पर जो काम होता है, बीएलओ जब क्षेत्र में जाता है उसको कब्जे में ले लेते हैं इनके लोग, उसको वही अपने ठिकानों पर बिठाकर उनसे वोटर लिस्टों पर काम करवा देते हैं। सही मायने में जो वोट घटना है या बढ़ना है उसकी वास्तविकता बिल्कुल छिपाई जाती है, पारदर्शिता के साथ काम नहीं होता है। यही वजह है कि जब हमने इन चीजों को देखा, हमारी पार्टी के लीडरों ने देखा, जगह जगह से शिकायतें पहुंची, तो इस पर प्रश्न चिन्ह लगा। आप ये कह रहे हैं अनिल जी कि इलेक्शन कमीशन का काम करने वाले लोग आरएसएस के कार्यकर्ता हैं? आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो काम करता है तो इलेक्शन कमीशन जो जितने भी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी जो बनाता है वो अलग से विभाग से नहीं लाता जी। चुनाव आयोग का कोई अलग से विभाग नहीं है जी, चाहे वो शिक्षा विभाग के हो, नलकूप विभाग के हो, राशन विभाग के हो या किसी पीडब्ल्यूडी विभाग के या अन्य किसी विभाग के। इन विभागों से कर्मचारी बुलाए जाते हैं, उनको ड्यूटी पर लगाया जाता है। नहीं तो ये बहुत गंभीर आरोप है ना कि अगर इलेक्शन कमीशन आरएसएस की बात की, मतलब आरएसएस के लोग वहां बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन बुला रहा है, मतलब आप जांच करवा लीजिए। एक बहुत गंभीरता का विषय मैं बता दूं, जांच करवा लीजिए। कांग्रेस के रीजन में ये लोग सेवा दल के लोगों को रखते थे, इसीलिए इस पर याद आ रही है। अमित जी इसकी खड़े हो जाए, उनको ये मालूम पड़ जाएगा कि किन किन विभागों में काम करते हुए जो सीटों पर बैठकर सरकारी नौकरी पर है वो आरएसएस की शाखा अटेंड करते हैं, आरएसएस के पदाधिकारी भी हैं। दूध का पानी का पानी हो जाएगा। अमित जी आप गाय बढ़ाइए ना। आ रहा हूँ शान भाई, आ रहा हूँ, शान परवेज आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ।
इलेक्शन कमीशन ने स्वयं स्वीकारा है कि बीएलओस के साथ साथ सहयोगी वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे जी। तो माननीय तेजस्वी यादव जी ने इस बारे में प्रश्न उठाया है कि वॉलंटियर्स कौन होंगे। अमित जी परवेज भाई की आवाज नहीं आ रहा है। तो अनिल जी जो कह रहे हैं वो पीसीआर परवेज जी की ऑडियो नहीं जा रही है, भूपेंद्र जी स्वयं स्वीकार रहे हैं वॉलंटियर्स। जी जी करवा रहे हैं सर, ऑडियो करवा रहे हैं। हाँ परवेज भाई को सुधरवाइए थोड़ा ऑडियो। आवाज सुधरवानी है कि उन्हें सुधरवाना है? शान परवेज बात ना आवाज सुधरवाइए। शान परवेज मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा इलेक्शन कमीशन का। जी जी। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट बोला कि बीएलओस के साथ में हम वॉलंटियर्स लगा रहे हैं। जी आवाज आ रही है। वॉलंटियर्स कौन है? हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने इस पर सवाल खड़ा किया जी कि इलेक्शन कमीशन यह स्पष्ट करे कि जो वॉलंटियर्स हैं वो कौन लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। तो मैं अनिल भाई की बातों से बिल्कुल सहमत हूं। उनका जो प्रश्न है वो स्वाभाविक है और वाजिब है कि आरएसएस के लोगों को वॉलंटियर्स के नाम पे इस काम में ढकेला गया है। और जैसा भूपेंद्र जी की वक्तव्य बता रही है, भाषा बता रही है कि वो लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और पिछड़ों को टारगेट कर रहे हैं, दलितों को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं अमित जी आपको एकदम क्लियर बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कभी लालू यादव जी के पहले 90 के पहले के दशक में बिहार में खास तौर से जिस प्रकार से सामंतवादियों के द्वारा पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को वोट नहीं दिया जाता था, उनको घर के अंदर बंद करके उसका वोट पोल कराया जाता था, ये कांग्रेस के रीजन में होता था। लालू यादव जी ने उन्हीं सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़कर पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को वोट का अधिकार दिलाया। आज उसी वोट के अधिकार को फिर से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस छीनना चाहती है और ये राष्ट्रीय जनता दल कभी होने नहीं देगी। और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ सारे अलायंस पार्टी उतर गए हैं और हमने स्पष्ट कर दिया कि चप्पा चप्पा जाम रहेगा, एक एक चक्का जाम रहेगा और इलेक्शन कमीशन को होश में आने की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी का तोता बन के काम करने देंगे बिहार में नहीं। एक भी वोट का पोलराइजेशन नहीं होने देंगे, एक भी वोट नहीं कटने देंगे। अमित जी स्पष्ट मान लीजिए। शान परवेज वो कह रहे हैं कि 90 के दशक में भूपेंद्र यादव सवाल पूछ लीजिए। शान परवेज सुन रहे, ठीक है शान सवाल सुनिए। भूपेंद्र सवाल करिए, क्या सवाल? ऐसा है परवेज भाई, आपने कहा कि 90 के दशक के पहले तो सरकार कांग्रेस का था, तो सामंती तो कांग्रेसी लोग थे। तो अनिल भाई से पूछिए कि क्या है इसे कर रहे थे, बताइए, चैनल के माध्यम से पूछिए। अनिल जी जवाब दीजिए। देश की जनता सुनना चाहता है। हमने कहा पार्टी नहीं, हमने कहा सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई रही। ठीक है शान भाई, शान परवेज जवाब ले लेते हैं। जवाब अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा, शान परवेज अनिल शर्मा से जवाब ले लेते हैं। शान परवेज अनिल जी जवाब दीजिए। भूपेंद्र यादव ने जो सवाल पूछा आपसे, क्या सवाल किया भूपेंद्र? ठीक है भूपेंद्र यादव दोबारा सवाल करिए, दोबारा। मैं चाहता हूं जवाब। हमारे परवेज भाई ने कहा कि 90 के दशक में के पहले सामंतियों ने जाते थे कि नहीं, सरकार जो है माथा पे रख के लेके जाते थे कि नहीं तुम्हारी पार्टी? शान परवेज एक मिनट, शान परवेज एक मिनट, शान परवेज सवाल सुन लीजिए। शान परवेज आप बताइए कि चप्पल को खोल के माथा पे रख के लेके जाते थे ना, बोल रहे हैं 90 के पहले भूल गए वो। अरे भाई सवाल तो पूछने दीजिए। अनिल जी सवाल समझे, अनिल जी सवाल समझे, ठीक है भूपेंद्र भाई जस्ट होल्ड ऑन, शान जस्ट होल्ड ऑन। अनिल जी सवाल समझ गए, जवाब जल्दी से दीजिए आप। देखिए मैं आपको बता दूं, जिन सामंती लोगों की जो बात हो रही है, जी जी जी, भारतीय जनता पार्टी जो कभी जनसंघ और जनता पार्टी के रूप में हुआ करती थी, जी, ये सामंती लोगों की पार्टी हुआ। और वो 89 में तो उन दलित पार्टी बना है। अरे भैया सुनना नहीं, बात करने का स्पष्ट बोलिए ना। अरे भानु जी सुन लीजिए हमारी बात को, नहीं फिर आप बोलेंगे, फिर हम आपको बोलने नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। आप परवेज भाई का जवाब दीजिए जो कहे हैं। अरे भाई हम जो जवाब दे रहे हैं और जो सुनिए, नहीं तो सुन लीजिए, ठीक है। अनिल भाई फिर हम आपको अनिल शर्मा जी गो अहेड प्लीज रिप्लाई, गो अहेड प्लीज। गोविंदा तो जस्ट होल्ड ऑन। देखिए भारतीय जनता पार्टी जनसंघ ये होती थी, ये सामंती लोगों की पार्टी हुआ करती। आज ये पिछड़े दलितों की जो बात करते हैं ना, इन्हें मुसलमानों से नफरत है, दलितों से नफरत है, पिछड़ों से नफरत है। ये सामंती लोगों की पार्टी हुआ करती थी और वही वजह हुआ करती थी तो उन दलितों को वो सामंती लोग
दबा कुचलाकर उनसे वोट नहीं देने दिया करते थे। लेकिन लालू प्रसाद जी जब से नेता हुए, लालू प्रसाद जी ने उनको मुंह में जबान देने का काम किया। बोले कि कौन लोग हैं? बोले कि भाई वो लोग। उनको कांग्रेस क्या किया? उन्हें संघी लोग कहा जाता था, उन सामंती लोगों। कांग्रेस क्या किया? दबा कर रखना। अभी पूछना चाहते हैं, शासन आपकी थी 90 के पहले, ये बताइए कि कांग्रेस क्या किया? अभी तो आप कह रहे हैं सामंती के खिलाफ। नहीं, फिर आप बीच में बोलेंगे, मजा नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अभी कह रहे थे 65 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं, किसकी सरकार थी भाई? 70 साल के गीत गाते गाते आपको ये याद होगा 70 साल तक आपकी 35 साल आप बिहार पर थे महाशय। अरे हम इसके बाद हमारे आदरणीय लालू जी आपको मटिया में करके आए 1990 में, और भाजपा के समर्थन से जो है 1990 में आदरणीय लालू प्रसाद जी जो है ना मुख्यमंत्री बने। आप लोग राजनीति नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए। अरे सुनना दोनों भाई को, कांग्रेस और हमारे परवेज भाई को भी मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए। अरे छोड़ दीजिए, झूठों की सरकार है आपकी। कांग्रेस को मटिया में करने वाले हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी हमारा बीजेपी के साथ सरकार बना था, और 30 विधायक जो है ना हमारा भाजपा का था। तब आदरणीय लालू प्रसाद जी के हाथ में हल्दी लगा था। चलिए ठीक है भूपेंद्र यादव, अनिल शर्मा जी होल्ड ऑन। सरिता सिंह के पास जा रहा हूं, प्लीज सरिता जी को स्क्रीन पर लाइए। सरिता जी, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये जो प्रक्रिया हो रही है जिसका विरोध विपक्ष कर रहा है, जिसे सही साबित करने की कोशिश में केंद्र सरकार लगी हुई है, बतौर एनालिस्ट बिहार में इस प्रक्रिया का क्या असर वोटर्स के दिमाग पर, उनके जहन पर पड़ने वाला है? नुकसान किसका होगा, फायदा किसका होगा? आपको क्या दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग के इस फैसले का? सरिता सिंह। मैं यहाँ पे साइड में खड़ा रखते हैं उनके नेता, और यहाँ पे जो है अभी फिलहाल हमें एक ठीक है अनिल जी जवाब ले लेते, जवाब सरिता जी प्लीज बोलिए सरिता जी। हमें अभी फिलहाल जो है हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, हमें अभी फिलहाल एक ग्रुप होके जो है अपने देश का। अनिल जी जवाब ले लेते, अनिल जी जवाब ले लेते। अनिल जी, सरिता जी कुछ कह रही हैं, सरिता जी प्लीज शुरू से सरिता जी शुरू से कहिए, फिर से। अभी बनी हुई है, उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है, क्या प्रोग्रेस किया है, हमें इस पे बात करने की जरूरत है। और जो रूल चल रहा था, जो वोटर ID कार्ड चल रहा था हमारा, और जो आधार कार्ड चल रहा था, मुझे लगता है कि उसी के बेसिस पे अगर वोट हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो काफी वोटर्स कम हो जाएंगे और जनता इसमें ज्यादा परेशान हो रही है, जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं। नुकसान किसका है, बीजेपी या महागठबंधन? एनडीए नुकसान किसका है, एनडीए महागठबंधन? एक लाइन में जवाब दीजिए। देखिए, इसमें सबका नुकसान है। इसमें अगर आप इतना सारा बोलिएगा कि डॉक्यूमेंट्स लाना है और आपको प्रमाण पत्र लाना है, तो वोटर ऑलरेडी कम होने ही वाला है, किसी भी पार्टी में ये कम होने ही वाला है। तो जो चल रहा था वही चलना चाहिए, और हमें जो है विकास पे ध्यान देना है। फिलहाल अभी 20 साल से जो सरकार है, उनको इस पे ध्यान देना है कि उन्होंने अभी तक बिहार के लिए क्या किया है। प्रमाण पत्र पे इससे पहले मैंने आपको बताया है, सुनिएगा मेरी बात, कि अब पिछले मतलब जो बहुत पहले के लोग थे, उनका जो है ID प्रूफ नहीं होता था, जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता था। आज भी आप देखेंगे कि बिहार में इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है कि अगर आपको कोई औरत की डिलीवरी हो रही है तो आपको तुरंत एम्बुलेंस नहीं मिलता है, तरीके का हॉस्पिटल नहीं है जहां पे तुरंत पहुंचाया जाए। तो आज के टाइम में भी मैं बोलूंगी कि बिहार में आज भी बच्चे कहीं न कहीं घर पे जन्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके बच्चे अगर हॉस्पिटल में जन्म लेते, ठीक है, पॉइंट टेकन। सरिता जी माफी चाहता हूं, वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं आपकी बात समझ गया। भूपेंद्र यादव बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शाहन परवेज बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। लेकिन बिहार को लेकर एक बड़ा मसला ये भी बिहार का है कि देखिए, क्रांति वोटों की हो रही है, बात हो रही है वोट कटने पे, बात हो रही है वोट जुड़ने पे, लेकिन जनता परेशान हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर दिक्कत जनता को होगी तो जनता खुद ब खुद बताएगी, लेकिन नेता ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि सरकार इसका बहुत जो पॉजिटिव साइड दिखा रही है, कहीं वो भी बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन हम लगातार बिहार पर एक स्पेशल सीरीज़ कर रहे हैं जिसका नाम है बाहुबली बिहार, चुनाव है सरकार। हमारे सोशल मीडिया पर हर रोज़ मैं चुनावी विश्लेषण लेकर आता हूं। आप हमारे सोशल मीडिया पर प्राइम न्यूज़ के उसे जाइए, देखिए। अगर कोई सवाल है, कोई जवाब चाहते हैं, किसी विशेष विषय पर आपको जानकारी चाहिए, किसी नेता के बारे में कोई जानकारी चाहिए, वहां पर हमें टैग करिए, हमें बताइए, और आपके लिए हम वो वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, रुकना छोटे से ब्रेक के लिए कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।